सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रदीप जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना कविता पाठ आज का सुनाएं। प्रदीप जी। हाँ, उम्र। जी। दूरस्थ नियंत्रण बटन। अक्सर कुछ बातों में हम बहुत संवेदनशील है। यदि कोई हमारी बुराई करता है तो तुरंत हो जाते हैं हम उत्तेजित, और दो शब्द प्रशंसा के अनुसार खुले नहीं समाते हैं और हो जाते हैं अति आनंदित। ऐसे में तो हमने अपना नियंत्रण बटन हमारे हाथों में नहीं, दूसरों के हाथों में थमा दिया। इसलिए वे हमारे मन को अपनी मन मर्जी से कभी निंदा में से रुला देते हैं, तो कभी प्रशंसा कर खुशी में झुला देते हैं और अपने को नियंत्रण करते हैं। हम विवेकशील होने का दावा तो करते हैं, पर इन परिस्थितियों में विवेक कहाँ खो देते हैं कि कठपुतली की तरह नाचने लग जाते हैं। जीवन जीने के ये है सिद्ध नियम, रहना सीखो सदा निंदा प्रशंसा में सम, सदा निंदा प्रशंसा में सम। दुखी होना न होना जीवन है, तो कभी दुख कभी सुख आते ही रहेंगे। ये संभव ही नहीं कि दुख को आप कभी आने ही न दें। पर बुद्धिमान वह है जो ये कहता है मैं तकलीफों को आने से रोक तो नहीं सकता, पर यह मेरा निर्णय है। भाग्य जब कभी कष्ट द्वार पर लाएगा तो उन्हें मेरे मन के मकान में अड्डा नहीं जमाने दूंगा, उन्हें मेरे मन के मकान में अड्डा नहीं जमाने दूंगा। बढ़ता ग्राफ घटती सांस, इंसान रोज रोज दौलत का तलपट बनाता है। कल से आज इतना बढ़ गया, देख देख खुश होता जाता है। नादान वयस पागल धुन में इतना मस्त हो जाता है कि उम्र की सांसें तो रोज घटती जाती है। भूल जाता है वह कि उसका तलपट तो कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। चिंता, जीवन किसी का हो चिंता मुक्त, ये कभी भी संभव ही नहीं है। कहते हैं कहीं युवक दबाव में आकर, इससे तो था बचपन ही सही। पर ध्यान देने की बात वही है कि क्या बचपन भी आज चिंता मुक्त है? कहीं बहुत सी चिंताएं हैं। बाल उम्र को भी तड़के उठाने की, स्कूल पहुंचने की, होमवर्क की सर्वाधिक चिंता होती है। शीर्ष स्थान में नाम दर्ज की सच में कभी कभी तो हो ही जाती है हमको भी चिंता। देख रेख उनकी दिनचर्या, ये कैसा समय आ गया। खेल कूद मौज मस्ती के दिन भी चिंताओं का माहौल खा गया, चिंताओं का माहौल खा गया। आत्मा आत्मा एक समान, यदि हम संपन्नता और पद आदि के मद में समझते हैं अपने से कम भाग्यशाली लोगों को निम्न स्तर का, तो यह दृष्टिकोण है हमारे भीतर के एम का। मनुष्य मनुष्य तो है, सारे ही एक जैसे ही, आत्मा भी सबकी एक जैसे ही। फिर भी ये छोटे बड़े की सोच कैसी? सच्चे मन की यही पहचान, आत्मा आत्मा एक समान, आत्मा आत्मा एक समान। एक लास्ट और ले लेता हूं। विडम्बना, जन्म के बाद मृत्यु तो निश्चित है, पर जीवन की अवधि कोई नहीं जानता, वह एकदम अनिश्चित है। कितनी बड़ी विडम्बना, समझ पकड़ते ही हम लग जाते हैं प्रतिस्पर्धा में, आगे उससे आगे की स्पर्धा में। भूल जाते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, कितना बहुमूल्य है। इस अनिश्चित जीवन का एक एक क्षण है कितना मूल्य, नहीं जानता कब अंतिम क्षण आ जाएगा। पता नहीं पारस्परिक स्पर्धा का सुखद परिणाम देख भी पाएगा, और देख भी लेगा तो कौन सा जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो कौन सा जीवन का कल्याण हो जाएगा। ओम अरहम। अभिषेक जी भाई साहब और बोलूं क्या? अभिषेक जी भाई बहुत साहब। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, कि बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो जी अभी मैं अनुरोध करूंगा श्री जी से, जो कल हमारा सब्जेक्ट था ब्लॉक एडप्शन पे, तो उस पर आप बोलना शुरू करें, और फिर इसके बाद हम लोग उस पर
क्रमवार चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा विषय था ब्लॉक लीडरशिप, ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। श्री जी। धन्यवाद अभिषेक भाई। सबसे पहले तो सी जी को जो समझ में आ रहा है कि जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो जो भी सदस्य हैं हम सब मिलके एक तय कर लें कि हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या चाहिए। जैसे अभी हमने समग्र विकास लिख दिया, तो हम अभी 6 हैं, 6 के भी समग्र विकास में क्या क्या पहलू आता है और हम में से कोई एक लिखते चले जाए तो उसको फॉर्मुलेट करने में आसानी हो जाएगी कि जब हम समझ जाएं कि हमें क्या करना है तो उसको कैसे करना है, फिर हम डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कल परसों मैंने एक ग्रुप में भी लिखा था, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि ये सजेशन अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो सब लोग एक एक दो दो लाइन समग्र विकास ब्लॉक लेवल पे, अगर एक ब्लॉक को मॉडल के रूप में हम तैयार करना चाहते हैं तो कौन कौन से विकास पे हमको फोकस करना है। बारी बारी से सब लोग मॉडरेट कर लें। अभिषेक जी आप। हेलो अभिषेक जी। हेलो। जी, थोड़ा सा ये अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है? जी। अच्छा, तो जब तक अभिषेक जी नहीं है अवेलेबल हैं तो नहीं, मैं राकेश जी। हूँ, मैं हाँ, हूँ मैं कह रहा हूँ कि इस अवेलेबल। मीटिंग को मॉडरेट कर लें। जैसे पहला मेरा यही प्रस्ताव हुआ कि पहले हम लोग तय कर लें कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या क्या करना है। तब अकॉर्डिंगली हम छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फला ग्रुप लेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तैयार करना, जी। डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करना और उसको टाइमली रिव्यू करते रहना कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिस लाइन पे हम चलना चाहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ होता चला जाए। तो पहले ये तय हो जाए कि समग्र विकास में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक लोग शेयर करें बारी बारी से, तब हम टेबुलेट कर सकते हैं। नहीं, वो ऐसे वैसे नहीं हो पाएगा। पहले हमें ब्रीफ उसको देना है। ब्रीफ ऑलरेडी दिया हुआ है, रिटन में भी डॉक्यूमेंट रेडी आप है, उसको। बस कुछ उसको फाइनल टच दिए जा रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट तो शेयर किया जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ ताकि सब लोग जी सेम पेज पर बिल्कुल। आ जाएं। देखिए, ये जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, तो ये देश के जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स पर चलाया जा रहा है। बहुत सारे साथी हमारे मीटिंग में नहीं आते हैं या उनको जोड़ा नहीं जाता है, कुछ कारणों से नहीं जोड़ा जाता है। ये प्रोग्राम जो है, ये इसके 5 डायमेंशंस हैं। एक है पॉलिटिकल, एक है सोशल, एक है इकोनॉमिकल, एक है स्पिरिचुअल और पांचवा है इंस्टीट्यूशनल। तो इन 5 डायमेंशन में जो भी मतलब साथी काम कर रहे हैं या फिर इनमें से ओवरलैपिंग एरिया में जो काम कर रहे हैं उनको इस प्रोग्राम में जोड़ा जा रहा है। ये मतलब इसके जो पॉलिटिकल डायमेंशन में है, पॉलिटिकल लीडरशिप को तैयार करना है। वो पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी लेवल की हो सकती है। वो एमपी का हो सकता है, एमएलए का हो सकता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट का हो सकता है, चेयरमैन का हो सकता है, वार्ड मेंबर का हो सकता है, विलेज प्रेसिडेंट का हो सकता है जिसे ग्राम प्रधान बोलते हैं, आरडब्ल्यूए और बहुत सारे और वो होते हैं, चुनाव होते हैं तो उनका हो सकता है, मेयर का हो सकता है। ये प्रोग्राम जितना यहाँ पर है उसका मतलब 50 गुना 100 गुना जमीन पर चलाने का प्रयास हो रहा है। अभी भी मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ और इसमें प्रयास ये है कि जितने भी ऐसे लीडर जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जो करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम से ऊपर उठकर सोच रहे हैं उनको जोड़ा जाए। तो वो सारे लोग जो कि कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास है। और इसी तरह से सोशल फ्रंट में भी जो इन्वायरमेंटल एरिया में काम कर रहा है या सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है, सोशल इश्यूज के लिए काम कर रहा है, लोगों को अलग अलग तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए काम कर रहा है, इशू बेस्ड एक्टिविज्म कर रहा है। जैसे कोई वाटर पे काम कर रहा है, कोई लैंड पे काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा है,
फिर मीडिया और सोशल मीडिया, इन सब के भी ग्रुप हैं, तो उसमें काम कर रहा है। एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम कर रहा है। फिर इसी तरह से इकोनॉमिकल पार्ट है, जिसमें कोऑपरेटिव पे काम कर रहा है, एमएसएमई पे काम कर रहा है, एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है, और बाकी रिलेटेड एरियाज पे काम कर रहा है, जिससे कि लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो और फाइनेंशियल वो मजबूत हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, एमएसएमई के माध्यम से हो, गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, या कॉरपोरेट और कॉरपोरेटिव के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से। फिर जो स्पिरिचुअल फ्रंट है, उसमें भी कई सारे डायमेंशंस हैं। जो एक कल्चरल फील्ड है, कल्चरल कोई काम कर रहा है, कोई धार्मिक काम कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल काम कर रहा है, कोई रिलीजियस फॉर्मेट में काम कर रहा है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं और जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, उनको उनको कहाँ है? साथ में जोड़ने का है। फिर जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट होता है, उसमें भी इसी तरह से लोगों को साथ में लेने का प्रयास है। तो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिसर्च होता है, इनोवेशन साइड पे लोग काम करते हैं, लीगल होता है, लॉ होता है, और मतलब स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और बहुत सारे तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जो भी जहाँ पर काम कर रहा है, और ये एक इनोवेशन पे, और साथ ही साथ आज की जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है जिसकी वजह से सिस्टम खराब है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उन सबसे जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कोई संगठन नहीं है, संगठन एक एक मुहिम है, एक इनिशिएटिव है। तो उस इनिशिएटिव के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास है, और साथ ही साथ उनसे जुड़ने का प्रयास है। संगठन बनाने का प्रयास नहीं है। संगठन बनाने का प्रयास इसलिए नहीं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो कई बार उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में हम उसको इंटैक्ट रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे, और लोग जो है, लोग जुड़ते रहें, और लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। तो ये इस तरह का प्रयास है। फिर इनको मिलेगा क्या, जो सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, तो उसका जवाब ये है कि हम इनको उन एक्सपर्ट से जोड़ेंगे जो उनके काम में मददगार हो सकते हैं। वैसे तो ये लोग अपने आप में स्वयं में सक्षम होते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन इनका जो इकोसिस्टम होता है वो होलिस्टिक नहीं होता है। होलिस्टिक का मतलब कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, तो वो उसका बिल्कुल अप्रोच सिर्फ इंस्टीट्यूशन रन करने तक होता है। एक पूरा इकोसिस्टम, जहां पॉलिटिकल लोग भी, सोशल लोग भी, इकोनॉमिक फील्ड में काम करने वाले भी, और स्पिरिचुअल लोग भी उसके सोच के अनुसार वाले ही हों, और उसकी तरह ही इनोवेशन और नए सिस्टम को बनाने में लगे हों, वैसा वो नहीं बना पाता। तो वो कंपनसेशन मिले। तो जो भी लोग एक नई व्यवस्था बनाने के प्रयास में है, जो कि प्रकृति केंद्रित हो, जो कि हमारी पुरानी परंपराओं को बनाए रखे, और जो भारत के पहचान को बनाए रखे, जो वर्तमान की खराब व्यवस्थाओं को सही करने के लिए प्रयासरत हो, वो सारे लोग हमारे सम्मानीय हैं, हमारे माननीय हैं। उनको साथ में लेकर, उनके साथ में मिलकर सहयोग करने का ये प्रयास है। और जब सहयोग होगा, तो फिर सभी का एक वो होगा, एक भला होगा, या सभी का फायदा होगा। तो ये एक उस तरह का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, और जोड़े जा रहे हैं। तो वो जैसे जैसे एक्सपर्ट जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये गतिविधि जो है, इसकी गतिविधियां जो है वो जोर पकड़ती जाएंगी। तो अभी अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ये ब्लॉक एडॉप्शन में, तो
आज की डेट में लगभग 8,300 के करीब डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं देश में, जिसे विकास खंड बोलते हैं। बिहार में प्रखंड बोला जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो है वो गवर्नमेंट की बुक्स में हर जगह मिलता है। तो 8,200 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। तो उन्हीं पर इन पांचों डायमेंशन में, जो पांच डायमेंशन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल और इंस्टीट्यूशनल, इन पांच डायमेंशन में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और एक नए सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का प्रयास है। तो अब मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है। अब इस पर हम सभी के विचार लेंगे और विचार लेने के बाद एक जो रोड मैप है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो क्रमवार हम विचार लेते हैं। सबसे पहले महेश्वरी जी का माइक ऑन है। महेश्वरी जी, अपने विचार दीजिए। जो अभी हमने कार्यक्रम आपको जिसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा बताई। महेश्वरी जी। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, तो इसकी तो चर्चा हमारी जानकारी में हो चुकी है कई बार। समग्र विकास जैसा श्री जी कह रहे हैं, और जो हम्म, ब्लॉक एडाप्टेशन प्रोग्राम है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल और इंस्टीट्यूशनल आदि जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें हम लोग जो समान विचारधारा वाले हैं, जो बदलाव की सोच रखने वाले हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वर्तमान व्यवस्था किसी के लिए लाभकारी नहीं है, कुछ चंद लोगों को छोड़ करके, तो ऐसा प्रयास सबका है कि ये किया जाए, और इसीलिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अब जो इसका रोड मैप है, वो जैसा कि आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, वो जब सामने आ जाए तो देखा जाए उसमें क्या प्लस माइनस हो सकता है, या कितना हमारे लिए वो जी करना मतलब कि सुविधाजनक होगा, और कैसे हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों का जीवन स्तर और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा पाएंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली के इंडेक्स में कैसे वृद्धि कर पाएंगे, जी। कैसे एक एक मूल्यपरक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, ऐसा कैसे प्रयास कर पाएंगे। और हमारी चिकित्सा व्यवस्था में जो लूट मची है, मेडिकल लूट और एक संगठित गिरोहों द्वारा, इस सब का सामना हम कैसे करेंगे, ये ब्लॉक एडाप्टेशन मॉडल अपने आप में बेजोड़ है। ये आपने बताया कि 8,000 समथिंग ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक हैं या प्रखंड हैं या विकास खंड हैं। अगर हमारा नेटवर्क इतना बड़ा धीरे धीरे हो जाता है जैसा हमें आशा है, जिस ईमानदारी और निष्ठा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो पूरे देश में हमारा एक प्रशिक्षित और कह लीजिए एक्सपर्ट कार्यकर्ता होगा या सेवक होगा, जो कि ऐसी होलिस्टिक अप्रोच वाला होगा, तो वो ऐसा मॉडल ब्लॉक ब्लॉक में डेवलप करके हम व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद करते हैं। जी धन्यवाद। अ, धन्यवाद महेश्वरी जी। इसमें जो है, अ, जैसे आप हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने 10 क्षेत्रों के नाम दिए थे। विधानसभा जो होता है वो ब्लॉक का ही इक्विवेलेंट होता है। कई बार विधानसभा में एक ब्लॉक होता है, कई बार दो ब्लॉक होते हैं। तो विधानसभा जो है ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। पॉलिटिकल सेंस में इसका यूज किया जाता है। डेवलपमेंट ब्लॉक या ब्लॉक जो होता है ये डेवलपमेंट के सेंस में किया जाता है। और जो अ, अगर हम तहसील या तालुका की बात करते हैं तो वो रेवेन्यू टर्म्स में किया जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ब्लॉक की कर रहे हैं, और ब्लॉक के साथ ही हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, क्योंकि आपका जो इंक्लाइनेशन है वो पॉलिटिकल सोशल साइड पर ज्यादा है, तो हमने आपसे विधानसभा की बात की। तरीका क्या है? जी, 10 विधानसभा की डिटेल आपने हमें दी, जिसमें कि 12 या 14 ब्लॉक होंगे। उन 22 ब्लॉक हैं, 22। हाँ, 22 ब्लॉक हैं। तो अब इन 10 विधानसभाओं में जो 22 ब्लॉक हैं, इन 22 ब्लॉकों में से पहले हम 10 विधानसभा के लिए 10 लोग
चिन्हित करना हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी हो जाती है कि वो 10 लोग कौन हैं जो हमारे इस प्रोग्राम के अनुसार फिट हो सकते हैं। वो 10 लोग जब चिन्हित हो जाएंगे तो उन 10 लोगों को के माध्यम से हम 22 लोग चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ, ये 22 लोग कौन हैं जो इस कार्यक्रम के लिए फिट हो सकते हैं। वो लोग जो हैं हमें मिल के चिन्हित करने हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो पॉलिटिकल लीडरशिप रोल लेने के लिए इच्छुक है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्वच्छ छवि का है और बदलाव को चाहता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी समाज में स्वीकार्यता है और अच्छा उसका सबसे व्यवहार है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, इनके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा सकता है। हमने चिन्हित कर लिया तो इसका मतलब वो जुड़ नहीं गए। बिल्कुल। हमने चिन्हित किया है तो अब उनको हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी दम के आधार पर उनसे जुड़ेंगे और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ये अच्छा काम है और जो मेरी सोच है उसके अनुसार है, तो वो जुड़ जाते हैं। और जब वो जुड़ जाते हैं तो फिर वो अपने नेटवर्क को ओपन करते हुए और अच्छे लोगों को निकालते हैं। संगठन जो निर्माण होता है वो संगठन निर्माण में 1 से 2, 2 से 4 का प्रक्रिया ही होती है। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं और विचारधारा जब मिलती है, सोच मिलती है, कार्यशैली मिलती है, तो लोग जुड़ते जाते हैं और लोगों का संगठन मजबूत होता जाता है। तो ये पॉलिटिकल फॉर्मेट है। सोशल फॉर्मेट में क्या है कि ये पॉलिटिकल हमने 10 बनाए और फिर 10 से 22 बना लिए। और सोशल फॉर्मेट में क्या है कि वहां पर जो इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में काम करने वाले सोशल वर्कर हैं, उनमें भी कुछ लोगों के नाम चिन्हित किए जा सकते हैं कि हाँ, ये सोशल वर्कर अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, इसने अच्छा अपना एनजीओ बना रखा है, इसने अच्छा अपना काम किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको भी अपने प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास किया जाए। वहां पे शायद पॉलिटिकल बात नहीं होगी। फिर तीसरा स्पिरिचुअल पार्ट आता है जो कि वहाँ पर साधु संत लोग हैं और अच्छा जिनका छवि है और जिन्होंने अच्छा अपने संस्थान को, अपने मंदिर को या अपने मठ को या अपने उसको आश्रम को डेवलप किया है, ऐसे लोगों को भी आशीर्वाद लेने और जोड़ने के लिए प्रयास करना है। फिर चौथा जो स्तर है वहाँ पर कुछ उद्यमी हैं जो कि पीड़ित हैं वर्तमान व्यवस्था से और साथ ही साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करना है। पांचवा जो है कि वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो वहाँ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, जो वहाँ पर अदर इंस्टीट्यूशन है, मतलब संस्थान है, उनमें जो अच्छे लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करनी। तो ये एक पूरा सिस्टम प्रारंभिक स्तर का बन जाएगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइड से करेंगे तो ये चीजें जो हैं थोड़ी आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है उसको इन सब चीजों की समझ होती है। एक जब सिस्टम बनेगा और वो जो लोग जुड़ रहे हैं उनको एक मजबूत सिस्टम दिखाई देगा, मजबूत व्यवस्था दिखाई देगी कि जहाँ पे उनके सवालों के जवाब हैं, उनके साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, उनके जैसे सोच वाले लोग हैं और साथ ही साथ बदलाव चाहने वाले साथी हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा और संगठन जो है वो मजबूत होगा। तो इस पैटर्न में हम किसी भी क्षेत्र में अपने को बढ़ाने का, अपने को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। और अभी तक करीबन 76 जगह है जहां पर कुछ कुछ लोग चिन्हित हो चुके हैं और उन पर काम हो रहा है। हमने, जैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक ब्लॉक लिया है तो मैं उस ब्लॉक पे लोगों को चिन्हित कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ। ऐसे ही श्री जी ने भी अपने क्षेत्र में काम किया है, वो भी बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्मेट में हम लोगों के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक साथी जो यहाँ पर है उसको पता है कि उसके क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग हैं
जिनके साथ जुड़कर काम किया जा सकता है और चीजों को मजबूत किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अकेले में नहीं होता है चीजें, लेकिन जब एक टीम साथ में होती है तो वो चीजें अच्छी हो जाती हैं। उसको मिट्टी इसको नहीं तो वही कहते क्यों इस तरीके से लोग जुड़ते रहेंगे और मजबूत होते रहेंगे। इसमें जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी साथी हैं हमारे अलावा और सभी भी, जितने भी हैं, मैं भी, आप भी, सभी भी, आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत हो और पैसे सामुदायिक अभियानों से हम किस तरह से बनाएं। मतलब सामुदायिकता या जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव व्यवस्था से हम किस तरह से बनाएं, या इंस्टीट्यूशन खड़े करके हम किस तरह बनाएं, या हम कोई एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ खड़ा करके हम किस तरह पैसा बनाएं। उस दिशा में भी लोगों को जागरूकता देने, उनको ट्रेनिंग देने और उनको मजबूत करने का प्रयास है। तो अभी तक की जो हमारी ट्रेनिंग हुई है या जो हमारे कार्यक्रम हुए, उसमें एफपीओ भी विषय था, उसमें कोऑपरेटिव भी विषय था, उसमें एनजीओ भी विषय था, उसमें और वो सारे विषय थे जिनको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियों को हम बुला रहे हैं जो कि सोसाइटल मॉडल और सोसाइटल फ्रेमवर्क में काम करती हैं और जिनके सहयोग से अपनी चीज़ों को और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है। तो इस तरह का भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी हम लोग जोड़ लें, क्योंकि वो भी हमारे जो इकोनॉमिकल मॉडल का एक पक्ष है जो कि समाज केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में प्रयासरत हैं। उन सभी के साथ मिलकर हम लोग काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी का नंबर तो इस तरीके से ये पूरा प्रयास चलाया जा रहा है और सभी लोग एक जैसा सोचेंगे और उसको और बेहतर बनाएंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से जमीन में उतर पाएगा। तो क्योंकि अभी इसको शुरू हुए 22-23 दिन हुए और इसमें 76 ब्लॉक तक हम लोगों की रीच हो चुकी है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस महीने में हम 100 ब्लॉक पूरे कंप्लीट कर लें और 6 महीने में पूरे देश के 10% डेवलपमेंट ब्लॉक्स पे हमारी पहुंच हो जाए। तो 10% ब्लॉक्स पे पहुंच होने का मतलब है कि हम देश में 10% जगहों पर अपने कुछ अच्छे साथी हमें जानने वाले हैं जो काम कर रहे हैं और हमारे इस लीडरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी वो नहीं है, बस साथी हैं। हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये है, अपना संगठन चलाइए, अपना कारोबार चलाइए, अपना सोच चलाइए, लेकिन अंत जो है वो ये है कि हमें एक बेहतर व्यवस्था बनानी है जो वर्तमान की सड़ी हुई व्यवस्था का ऑल्टरनेटिव है। इतना ही मुझे बोलना है, बाकी अब आप लोग बोलेंगे और मैं वो सारी चीजें नोट करूंगा जो इन विषय से संबंध रखती है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर एसके शर्मा जी से ही बोलूंगा कि वो अपना विचार दें हमको, ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो ये विचार दिए गए हैं इनमें और क्या चीजें जोड़ी जाएं या क्या चीजें हटाई जाएं। प्रोफेसर एसके शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को। मैं तो असल में मैंने इसलिए अनम्यूट किया था कि जो हालांकि आपकी इंटेंशन को या किसी यहाँ पे साथी जो उपस्थित है उनकी इंटेंशन को कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि शब्दों का रोल और उनका जो फ्रेजेस का यूज है बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मतलब आपने जो अपनी बात प्रेजेंट की है बहुत अच्छा बोला। एक जो आपने बोला पैसा बनाना, तो पैसा बनाना आज की डेट में नए मतलब एक अलग संदर्भ में उपयोग होता है, तो उसको हम कहेंगे मैं कि माफी चाहूंगा अगर वो शब्द का गलत अर्थ निकलता है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। संसाधन जुटाने मतलब कुछ भी अच्छा फ्रेज आप तो कहीं मैंने गलत शब्दों शब्द के का मालिक हैं। चयन किया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, अरे कोई नहीं, कोई वो तो आप तो बंदे नहीं, आप तो इतने अच्छे ड्राफ्टिंग करते हैं और शब्दों के मालिक हैं। तो मैंने कहा कई बार खैर वो भावना कुछ और होती है और कई बार हो जाता है फ्लो में। सो इट्स ऑलराइट, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट सो दैट नोबडी मिसअंडरस्टैंड्स दैट। सो दैट इज वन। जहाँ तक डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डेवलपमेंट, तो मैंने खुद आपकी
कॉल के बाद में आपने जो आह्वान किया उसके पश्चात में टीकमगढ़ ब्लॉक में था और मैंने निश्चय किया कि कम से कम 1 साल में यहाँ पे रहूँगा, दिल्ली में नहीं रहूँगा, यहाँ पर रहूँगा। और टीकमगढ़ ब्लॉक, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बुंदेलखंड एंड पॉलिटिकली वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पे पड़ता है, तो इसको मैं अडॉप्ट कर चुका हूँ। पूर्व में भी 2019 में मैं यहाँ पे था रिवर रिजुनेशन, नदी पुनर्जीवीकरण कार्य में, और उस विषय में कुछ कार्य हुआ है, उसको देखते हैं उसको कहाँ से फिर से कुछ साथी उसको कर रहे थे, उसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मैंने पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, झारखंड के भी कुछ और प्रखंडों में पूर्व में काम किया है, वहाँ पे साथियों से पुनर्संपर्क मैं हो रहा थोड़ा है। सा इसमें एक चीज की स्पष्टता चाहूंगा जी कि ये जी। टीकमगढ़ ब्लॉक में आप किस सेक्टर में काम करेंगे, क्योंकि 5 सेक्टर अच्छा अच्छा। डिफाइन हुए हैं। तो हाँ जी इसमें इकोनॉमिकल पार्ट में काम करेंगे, लिवलीहुड सेक्टर में काम करेंगे, मतलब इकोनॉमिकल पार्ट में काम करेंगे या सोशल पार्ट में काम करेंगे जिसमें अवेयरनेस ज्यादा होता है। तीसरा हाँ जी हाँ जी। पॉलिटिकल है, चौथा जो है वो स्पिरिचुअल है, और पांचवा जो है वो इंस्टीट्यूशन है कि कोई इंस्टीट्यूशन डाल के आप काम करेंगे। क्या कौन सा सेगमेंट होने वाला है आपका? हाँ, इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में तो एक मैं ट्रस्ट एक प्रमोट करने का साथियों के मध्य ट्रस्ट विचार हुआ जो है, है वो नंबर 1। सोशल में आएगा, ट्रस्ट जो है वो सोशल में आएगा। ओके, थैंक यू। तो उसमें हाँ इसके अलावा मेन, चूंकि मैं एक शिक्षक रहा हूँ तो एजुकेशन पे कार्य शुरू हो ही चुका है हाँ, तो आसपास मतलब में। 2 सेक्टर हैं आपके, सोशल एंड इंस्टीट्यूशन। हाँ हाँ, एंड यू नो एनवायरमेंटल, जो हमारे यहाँ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पे कार्य वो भी मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक महेंद्र सागर है, लेकिन बहुत सुंदर होने के बावजूद भी आसपास कोऑपरेटिव में काम करेंगे आप? कोऑपरेटिव, यस, आई मीन यदि देखता हूँ किस तरह की अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होती है। नहीं, पूरी टीम है अपने पास, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करो, लिस्ट बनाओ, ट्रेनिंग करा देते हैं और क्या फटाक से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके। अगर हाँ अगर वो है तो आज ही हम एक कोऑपरेटिव के भी उसमें गए थे। 30 लोगों की जरूरत होती है, आप लोगों को चिन्हित करो और सारे पेपर इकट्ठा होंगे और कोऑपरेटिव बन जाएगी। डिफाइन होगा कि क्या करना है, उस हिसाब से काम चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है। आपने जिक्र किया था कि कानपुर में किसी कोऑपरेटिव कार्य में आप आज व्यस्त रहेंगे, मेरी नॉलेज में है वो बात। हाँ तो उससे सीखते हुए यहाँ पे यदि उस संदर्भ में जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ करने की है तो मैं प्रस्तुत हूँ। और भी जो पूर्व में हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से झारखंड और पश्चिम बंगाल में कार्य किया था, उनसे पुनर्संपर्क करते हुए वहाँ पे कार्य का क्या स्टेटस है उसको समझते हुए और भी ब्लॉक्स को जोड़ने की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, अभिषेक जी और अन्य साथी। थैंक यू। तो सोशल, इकोनॉमिकल और इंस्टीट्यूशनल, ये 3 एरिया हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें अब 2 एरिया बच रहे हैं, एक पॉलिटिकल और एक बच रहा है स्पिरिचुअल। तो वहां पर हाँ कुछ साधु आदु हैं जो अच्छा काम करते हैं और जिन्होंने कुछ अच्छा मॉडल बनाया है, या कोई पॉलिटिशियन है जिसका नाम है, जिसका गुड वर्क के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए नाम लिया जाता है। ऐसे लोगों से भी कनेक्ट कराइए, ताकि क्या है, ये कंप्लीट एक वो बन जाए कि हाँ, इसमें हमारे इस ब्लॉक में जो है हर सेक्टर में काम करने वाले और हर सेक्टर में काम कर रहे लीडर्स अवेलेबल हैं, लीडर्स अवेलेबल हैं। हम्म। हाँ नहीं, बढ़िया बढ़िया। मैंने कुछ वैसे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको इकट्ठा हाँ, करने का प्रयास दो स्पिरिचुअल चार और बीस पॉलिटिकल भी, क्योंकि जो जिसका काम है वो वही कर सकता है। जो पॉलिटिक्स के मामले हैं वो पॉलिटिकल आदमी ही हैंडल कर पाएगा। जी जी। जी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, उस तरफ प्रयास रहेगा, जी उस तरफ प्रयास रहेगा। ठीक है। जी। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी। अच्छा, मैं सचिन जस्ट अवस्थी जी आपके हमारे माध्यम साथ हैं। हाँ, भाई आपके साहब एक माध्यम मेरा से सब। अच्छा, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी भाई साहब मेरा एक सबमिशन है शर्मा जी के लिए। जी जी। मैं मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ अपने मित्रों के साथ सचिन अ, जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, बहुत धीमी। पता नहीं क्या आपके फोन में दिक्कत है, क्या है, नया लेना पड़ेगा सर। आवाज बहुत धीमी हो जाती है। मेरा वो गूगल का फोन है सर, वो साल 1.5 साल के बाद गड़बड़ करने लगता है। तो मैं ये कह रहा था सर कि मैं अभी बीच में चित्रकूट गया था। आवाज जी क्लियर है सर? जी हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी। जी। मैं अभी चित्रकूट गया हुआ था हाँ कुछ दिन पहले। वहां पे जो वाइस चांसलर हैं उनसे मेरा मिलना हुआ। जी अ, इस विषय पे बात नहीं हुई जिस विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं, वो किसी और काम के लिए कुछ लोगों के साथ गया हुआ था। जी। वहां मैंने जो देखा और समझा है, वहां नाना जी ने बहुत काम किया और उनका एक पूरा सिस्टम डेवलप टाइप है।
पास में ही है चित्रकूट से, चित्रकूट और छतरपुर। तो जी जी मेरा ऐसा निवेदन था भाई साहब से कि एक बार अगर हो सके तो वहां हो ले। ठीक है जी। जी जी। बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज अभिषेक जी मैं और कह रहा हूँ, जी वो मेरा थॉट प्रोसेस है, टेक्निकली गलत हो सकती है। बहुत संभावनाएं हैं कि उसमें टेक्निकली काम करते समय प्रॉब्लम्स आती हों। मैंने किया नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता। आरएसएस ने एक स्वावलंबी भारत अभियान बनाया है, उसमें लगभग सारे तरह के जो काम है जो अपन कर रहे हैं वो सारे संगठन जुड़े हुए, और उसको लीड कर रहा है स्वदेशी जागरण मंच। कभी कभी ये महसूस होता है, कभी कभी ये महसूस होता है कि सब लोग एक साथ नहीं आ पाते। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन ये है अभी तक सारे संगठन अलग अलग काम कर रहे थे, अब अलग अलग उनकी बातें थी, तो उनके बीच में अलग अलग इश्यूज थे, कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा। मेरा निवेदन था कि जैसे भाई साहब कर रहे हैं छतरपुर में काम, तो छतरपुर में एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो सारे लोगों को समन्वित भी कर सके। छतरपुर बोला वो टीकमगढ़ में दिक्कत ये आ रही है कि जब हम शिक्षा पे काम करने की बात करते हैं तो ट्रेनिंग्स भी एक विषय आता है। उसमें कहीं कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग है, तो कहीं पर्यावरण का एजुकेशन है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वो एक साथ क्लब होने में दिक्कत जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। सारे लोग एक साथ जब खड़े होते हैं तो उनको लगता है मैं क्यों, और अगर मैं महत्वपूर्ण नहीं तो फिर देखते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए खोजना पड़ेगा। हमें अपने सम्मानीय लोगों से, बड़े लोगों से इस विषय पर चर्चा करनी ही होगी कि किस तरीके से सारी चीजों को एक साथ क्लब करके समन्वयित किया जा सके। आज के समय में यही समस्या संगठन में भी है, यही समस्या ग्राम पे भी है, यही समस्या सरकार के स्तर पे भी है कि आप अगर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपके प्राण निकल जाएंगे कराते, कुछ समन्वय नहीं होगा। तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है जो सब लोगों को एक साथ सही भाव से काम करने को प्रेरित कर सके। तो इस विषय पे भी थोड़ी सी चर्चा अभिषेक भाई अगर हो तो बहुत बेहतर। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही आपका वो है। मैं इसको ध्यान रखूंगा। वैसे इसके विषय में एक चीज बनी हुई है कि जो ये 5 अलग अलग वर्ग हैं या 5 अलग अलग डायमेंशन हैं, इस पे काफी सारा आरएसएस और आरएसएस संघ परिवार के जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों के विचार और उनकी सोच और उनकी कार्य पद्धति और बाकी और जो संगठन हैं उनके भी कार्य पद्धतियों को समझकर उनको डालने का प्रयास किया गया है और किया जाएगा, दोनों ही चीजें। तो समन्वय के लिए जो है जैसे ही टीम बनेगी तो फिर एक समन्वयक भी होगा, नाम कुछ भी हो उसका, वो समन्वय का काम करेगा हर एक क्षेत्र में। टीम रेडी हो जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली परफेक्ट टीम हो, जो कि वर्तमान व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और सरकारी तंत्र से कम उलझे हुए और कम से कम मदद लेते हुए चीजों को बेहतर करने की दिशा में काम करें हर क्षेत्र में, वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो या इकोनॉमिकल हो या इंस्टीट्यूशनल हो या स्पिरिचुअल। तो समन्वय की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। वो होगा जैसे जैसे वो कंप्लीट होती जाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे एक समन्वय दिया जा सकता है, तो उस पे वहीं के स्थानीय लोगों के विचार से और जो भी उस दायित्व को लेना चाहेगा वो ले लेगा। ये अभी तक की सोच है। असल में अभिषेक जी
हुआ इसमें ये है, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैंने जब भांग का काम शुरू किया, जब मैंने लाइसेंसिंग ली, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर? क्लियर है? एकदम मुंह के पास है। हाँ हाँ, अब थोड़ी बेटर। मैंने जब ये भांग का काम शुरू किया और काम करने का मन बनाया, तो मुझे भांग में बहुत सारे इश्यूज आए कि भांग का बीज जो है वो फसाई में नहीं है, भांग पे कोई जीएसटी का सिस्टम नहीं है, भांग पे कोई लोन नहीं मिलता, इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब घूमना शुरू किया, जब बात करना शुरू किया, तो अधिकारियों से जब बात करते थे तो वो ये बोलते थे फलाने डिपार्टमेंट का काम है, वहां जाओ। मैं उनसे कहता था कि सर मेरे को एक कोई ऐसा पत्र दे या ऐसी कोई चिट्ठी चला दें यहाँ से जिसमें वो सुनने तैयार हो जाए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, तो हम लोग सब मिलके करा देते हैं। वो होता नहीं है सर। भांग के बीच के लिए मेरे को 1.5 साल दिल्ली में रहना पड़ा, तब जाके वो हुआ। वो तो बड़े लोग, संघ के और दूसरे लोगों ने मदद कर दी तो हो गया। उस एक नियम के बदलने से 5 गुना संगठनों की आय बढ़ी। जी जी। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा भी ट्वीक करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें ठीक होने लग जाएंगी। बिल्कुल सच बात है, सच बात। और उसके हमारे अन्य साथी भी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। अंतरंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतरंग जी, ब्लॉक एडॉप्शन का जो प्रोग्राम है उस पर कौन सा ब्लॉक आपने अडॉप्ट किया है और क्या सोच है आपकी, जरा थोड़ा बताइए। क्योंकि ये 5 डायमेंशनल प्रोग्राम जो बनाया गया है, इसमें कौन सा सेक्टर और कौन सा एरिया आप चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास महाराष्ट्र में आपने आश्रम भी बनाया हुआ था और फिर इसके बाद झारखंड में भी आपके पास है, तो किधर चुनेंगे और कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आप बीच में जुड़े हैं तो कुछ चीजें आप शायद सुन नहीं पाए होंगे। हाँ जी, जी नमस्कार। तो मेरी एक्चुअली रोज की जो क्लास रहती है, माफ़ी चाहूँगा कि वो समाप्त करते करते मैं ये करता हूँ। आज एक दीपशिखा जी से परिचय हुआ जो यहीं पर आई हुई हैं हमारे जीवा हॉस्पिटल में। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं मैंगलोर में, और उन्होंने ऑर्किड डेवलप किया हुआ है। वो हॉलैंड में आईटी कंपनी चला रही थी, सॉफ्टवेयर जी इंजीनियर। वो इंजीनियरिंग का सारा एक्टिविटी छोड़ के, और वो अ, ये पूरी तरह 10 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। तो ऐसे उनको भी हमने जोड़ा है इससे। तो उनको भी ये आइडिया दिया कि अकेले करना कितना मुश्किल हो रहा है उनको। तो हम लोग ये कहना वो चाहते हैं कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, हम प्राउटिस्टिक एंगल से ही थोड़ा रिसर्च है हमारा। और हम लोगों ने 2-3 जगह पे, जैसे छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट हुआ, जो प्रयोग हुआ, उसमें गोठान परियोजना में बाद में सरकार के साथ मिलकर के प्रदीप शर्मा जी ने थोड़ा करने का किया। लेकिन जब प्रदीप शर्मा जी जब सरकार के साथ नहीं थे, तब उन्होंने बिलासपुर में जो मॉडल डेवलप किया था कुछ गाँव में, तो हुआ ये, तो उन्होंने कृषक बिरादरी बनाया था, जैसा हमारे डॉक्टर सुभाष सोलंकी जी ने किया। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर सुभाष जी का जो एफपीओ मॉडल है क्या, अभिषेक जी, जो वहाँ हाँ, सुभाष डेवलपमेंट जी का प्रोग्राम। एफपीओ मॉडल है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे तो कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है। हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारे एक्टिविटीज क्राउड सपोर्ट से है, यानी हम जी पब्लिक को जोड़ते हैं। तो हमारा प्रोसेस शुरू ये होता है कि हम सबसे पहले जाते हैं और गुरुकुल पैटर्न पर हम एक स्कूल खोलते हैं वहाँ पे, और किसानों को हम वहाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कोई भी, मान लीजिए हम ब्लॉक आइडेंटिफाई किए, तो जैसे आपको उदाहरण देंगे कि यहाँ पर जैसे प्रदीप शर्मा जी के साथ जो शुरू किया, तो उस जगह पे यही हुआ कि वो स्कूल जो चल रहा था, जो आचार्य वहाँ पर स्कूल चला रहे थे, वो आचार्य जी गाँव गाँव में जा करके किसानों से मिलना, और फिर उसके बाद उनके साथ फिर कोऑपरेटिव पर बात हुआ कि फार्मर्स की कोऑपरेटिव बननी चाहिए। अकेले किसान अगर मेड़ को तोड़ दे
फिजिकल मेड को, और पेपर पे सिर्फ वो मेड है, तो उसकी जो फार्मिंग है वो बड़ी बड़ी फार्म एक साथ कोऑपरेटिव में हो सकती है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव में करीब कई गांव के किसानों में ये कोऑपरेटिव डेवलप हुआ, और उसके बाद उन्होंने गर्मी में भी पैडी उगाया। जो पानी का उनको वाटर जो ये था, उन लोगों ने आंदोलन करके जो उनके जो जो पानी है वो शहरों में पानी ले जाने के लिए डैम्स बना करके ये पानी जारी है। अंतरंग जी, ये नहीं आज का विषय। आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए। आप बताइए कि कौन सा क्षेत्र जहाँ पर अभी आप काम इसको आगे बढ़ाएंगे, वो क्षेत्रों पे बात हो रही है। अभी मैं सचिन जी से भी यही प्रश्न पूछने वाला हूँ। जी बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। धन्यवाद। राकेश जी, म्यूट हो आपका गया, फोन। म्यूट हो गया। जी अंतरंग जी, क्षेत्र हाँ। कौन सा क्षेत्र? जी। महाराष्ट्र ही चुनेंगे या झारखंड में इस बार फोकस होगा? और कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, या कौन सा एरिया होगा, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? महाराष्ट्र में अमरावती में जो हमारे जो अभी जो फार्मर्स एक्टिविस्ट हैं, जिन लोगों ने आंदोलन किया डैम के खिलाफ में, उन लोगों को मैं बराबर जागृत कर रहा हूँ। और अगर ये ब्लॉक लिया जाएगा, जैसे आपका जो अमरावती जिला में जो अशदपुर ब्लॉक है, असदपुर, वो एरिया लिया जाएगा। हाँ, जहाँ पर बच्चू कड़े जी जो जीत करके आते हैं, तो वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर काम करने की आवश्यकता है, जहाँ मनोज चौहान जी ने अचलपुर के हैं खुद ही वो, और अचलपुर गांव है और अशदपुर तालुका आएगा, ब्लॉक आना चाहिए शायद। मुझे एक्चुअली थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा कि असदपुर ब्लॉक है कि नहीं। तो जो भी होगा वो असदपुर क्षेत्र है और अचलपुर क्षेत्र है। ये क्षेत्र पर से काम शुरू होगा आपके मनोज चौहान जी के साथ मिलके। एक ये एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है हमारा जो यहाँ पे स्टोरेज बहुत अच्छा बन जाएगा। जी हाँ, दूसरा क्षेत्र है हमारा पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में कुछ साथी हैं जिन लोगों के साथ बातचीत चल रही, कटिहार और पूर्णिया के बीच में जो क्षेत्र है, तो वहां पर वैसे जो वो क्षेत्र पप्पू यादव का है। अब उनका सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो गांव के जितने लोग हैं उन लोगों के साथ ये जागृति कार्यक्रम चल रहा है। तीसरा जो अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपके साथ ये बात करने वाले हैं आपके केसर जी, तो उड़ीसा में भी बहुत सारे जगह पे ये प्रयोग हुआ, जिसमें से एक बालंगीर है, उस जगह पर किया जा सकता है उड़ीसा में। ये 3 जगहों पे हम फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ का अभी एग्जैक्ट ब्लॉक नहीं बता सकते, क्योंकि कई जगहों पे ऑलरेडी प्रयोग हुई, जैसे बिलासपुर में प्रदीप शर्मा जी के साथ, और उसको अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो काम हो सकता है। अब इसमें एफपीओ मॉडल अगर सपोर्ट मिल गया तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सचिन जी, आपका क्षेत्र क्या जबलपुर ही रहने वाला है या उत्तराखंड में आप फोकस करेंगे? सचिन अवस्थी जी। जी भाई साहब, ऐसा प्लान किया है। अभी हमारे साथ मीटिंग में शायद जीवेश पांडे जी जुड़े हुए जी। ऐसा विचार किया है कि भांग पे उत्तराखंड में काम स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड जी, उत्तराखंड में भांग पे, और जीवेश जी जो हैं वो गाय पे जबलपुर में करेंगे। ठीक है। उत्तराखंड का भी विचार मेरा नैनीताल जिला है। जी जी जी, वहाँ एक छोटा सा लाइसेंस है मेरे पास, तो उस पे किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। नैनीताल। जी जी। गोपाल प्रसाद जी, आपने बोला था कि अमेठी और रायबरेली और बनारस, वो तो कहाँ पर है वो आपका क्षेत्र जहाँ पे आप शुरू करना चाह रहे हैं? गोपाल जी। गोपाल जी। हेलो। जी हाँ। हाँ, अभी मैं सभी लोगों का ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में सुन रहा था, और हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने अपने
चुनिंदे एरिया में अपना वो जो भी मिशन और विजन है उसको जमीन पर उतारें। तो इस संदर्भ में मैंने वाराणसी में 2 ब्लॉक है, एक पिंडरा और दूसरा सारनाथ। तो इस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। और अमेठी में है, लेकिन अभी थोड़ा बात करने के बाद जी ठीक है, वो ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी में। जी जी जी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा वाराणसी और पिंडरा रहेगा। हाँ इसके साथ ही मैंने एक चार्ट बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो जी तो मैं पढ़ना चाहूंगा। जी जी, अभी बढ़िया तक बढ़िया। अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपने टीम में, हम्म। और अपनी टीम के अलावे 2-4 लोग और भी हैं जो मानसिक वैचारिक रूप से मिले हुए, मतलब समानता है, लेकिन वो अभी हम लोगों के जूम प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं। जी लेकिन जब कभी चाहेंगे तो उनका पूरा सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिल सकेगा। तो मैं शुरू से जरा नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अब जैसे गौशाला प्रबंधन, तो इस पे 2 नाम है, संजय वशिष्ठ जो प्रगति मैदान के मेन पीआरओ भी हैं, और आनंद सिंह। आनंद सिंह दिल्ली जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं राष्ट्रीय, लेकिन इनका गौशाला प्रबंधन से काफी अनुभव और काफी तजुर्बा है। तो 2 व्यक्तियों का नाम मैंने गौशाला प्रबंधन के लिए चुना है। डॉक्टर राजाराम यादव, पशुपालन प्रशिक्षण। सुभाष पालेकर, प्राकृतिक खेती, विषमुक्त खेती, जैविक खेती। चंद्रशेखर प्राण, तीसरी सरकार, यानी जो गांव का जो सरकार है, तीसरी सरकार उसी को वे कहते हैं। तो ये जो है स्थानीय निकाय कह लीजिए, उसी को तीसरी सरकार भी इन्होंने कहा है। मैं समझता हूं पूरे भारत में सबसे अच्छा पूरा इस क्षेत्र के ऊपर में नॉलेज इस व्यक्ति को है, चंद्रशेखर प्राण। और जहां से मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था अमेठी से, उसी के बगल प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। जब मैं चाहूंगा कोई इस तरह की योजना बने जिसमें प्रदेश स्तर का कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, तो उसमें इनको बुलाएंगे। कल या परसों इनको बुलाइए, चंद्रशेखर प्राण जी को, जिसमें हम लोग इस अभी विषय को अभी आगे बढ़ा करता हूं, सकते अभी पहले इस चीज को पूरा कर लूं। हैं। जी उसके बाद है देवेंद्र बलहारा, ये जी जनता सरकार मोर्चा चलाते हैं। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में, रुपया के ऊपर में और आरबीआई के ऊपर में इन्होंने जबरदस्त विस्फोट किया है, और पूरा ये अभी जागरण का काम कर रहे हैं। हम लोग, हर आदमी रुपया इस्तेमाल करता है, हर आदमी बैंक इस्तेमाल करता है, हर आदमी आरबीआई को जानता है, लेकिन जो इनको जानकारी है, मैं समझता हूं अधिकांश विरले आदमी है जिनको इतनी गहराई की नॉलेज है। तो वो चीज क्या है और हम लोगों को जानना क्यों आवश्यक है, वो चीज इनके माध्यम से हमें प्राप्त हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद है डॉक्टर तरुण कोठारी। कोरोना वैक्सीन और कोरोना को हम लोग विपदा को देख चुके हैं, लेकिन उसकी वैक्सीन की सच्चाइयां एक डॉक्टर के मुंह से अगर आप सुनेंगे, और WHO का जो माया जाल है इसके ऊपर में जब उनसे व्याख्यान सुनेंगे, तो मैं समझता हूं एक क्रांतिकारी बदलाव और एक देश और समाज के बारे में और सरकार के बारे में जो आपका परसेप्शन है वो बदल जाएगा। स्वीटी सैनी, WHO ट्रीटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऊपर में इनका काफी वास्ट नॉलेज है और ये इसके बारे में बता सकती है। मेरा जो अपना क्षेत्र है आरटीआई और राजनीतिक नेतृत्व कला, ये 2 टॉपिक के ऊपर में मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं इससे साझा करूंगा। एडवोकेट महेंद्र गुप्ता, बुजुर्ग का जो एम्पावरमेंट है, उनके जो राइट्स हैं, तो इनके ऊपर में इनकी अपनी क्षेत्र है, इनके ऊपर में ये अपना दे सकते हैं। एडवोकेट कमलेश त्रिपाठी, न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर में अभी उन्होंने एक PIL भी दाखिल किया है और विशेष रूप से इसी क्षेत्र के ऊपर में काम करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है जो जिसका अपना एक्सपर्टीज क्षेत्र है उनसे हमें वो ज्ञान लेना चाहिए, उससे वो नेतृत्व जागरण में, जन जागरण में वो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मैथिली शरण गुप्त, पुलिस रिफॉर्म, खुशहाल भारत, इस टॉपिक के ऊपर में इनका है। डॉक्टर कमल टाबरी, माँ बाप, ग्रामीण विकास और लघु उद्योग, इस 2 चीज के ऊपर में इनकी अपनी विशेषज्ञता है। माहेश्वरी पांडे, ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम समन्वय, ये इनका मैंने लिखा है। अभिषेक जी, राजनीतिक समन्वय योजना और प्रशिक्षण। प्रोफेसर संजय शर्मा, शैक्षणिक क्रांति।
सचिन अवस्थी जी, आरएसएस, बीजेपी और सीएसआर से समन्वय, उत्तराखंड नैनीताल इनका क्षेत्र वर्तमान में रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं इससे भी बड़ा काम जो है आरएसएस, बीजेपी और सीएसआर, इस तीन चीज का जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, तो इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी अपनी वो बैकग्राउंड है और इनसे जुड़ाव रहा है। तो जो जिनका जुड़ाव रहा है उससे हम लोगों को, हमारी टीम को लाभ कैसे मिले, उनका संरक्षण कैसे मिले, लाभ कैसे मिले, तो इसके ऊपर में ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। राकेश कुमार पांडे, मानसिक अवसाद, आज फ्रस्ट्रेशन का दौर है, सब जगह मानसिक अवसाद, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, मानसिक अवसाद के ऊपर में, वैचारिक बदलाव के ऊपर में और व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर में मैं समझता हूँ इज द बेस्ट पर्सन। आचार्य अंतरंग आनंद, किसान और ग्रामीण विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण, तो ये इनका, वैसे तो इनकी कई सारी एक्सपर्टीज है, लेकिन किसान और ग्रामीण विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण, आध्यात्मिक जागरण और नेचुरोपैथी चिकित्सा, तो इसके ऊपर में इनका फोकस है और ये काम के लिए ये एकदम परफेक्ट पर्सन है। श्री जी, पुणे, तो इनका नाम मैंने लिखा है क्रांतिकारी प्रशिक्षण एवं समन्वय। तो और एक व्यक्ति छूट गए जो महाराष्ट्र के थे, जिन्होंने काफी कोऑपरेटिव के ऊपर में काम किया है, तो उनको कोऑपरेटिव का वो नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, डॉक्टर साहब हैं, हाँ, तो एक वो है। तो कुल मिलाकर के ये बन गई हमारी टीम, और इस तरह से इस टीम का जो मैक्सिमम हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स फार्मूले के तहत हम लोग चाहेंगे कि एक बड़ा इसका, अगर आप लोगों की पहले सहमति बनाएं, इसमें जो प्लस माइनस हो सकता है, अगर उसकी कोई संभावना बनती है तो उसको बनाएं और उसको एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएं, और फिर हर व्यक्ति का जो एरिया है, ये तो एरिया बता दिया मैंने, अब इसमें से जो लोग जिस गांव को अडॉप्ट करेंगे उस गांव का नाम और फिर एक्शन शुरू वहीं पर। अब इसमें एक्शन शुरू से मतलब है जिसको जहां जिस तरह का हेल्प का आवश्यकता है वो आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसी में कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, हेल्प की आवश्यकता, किस तरह की हेल्प की आवश्यकता है, तो वो सारे चीज में हमारी पूरी टीम एक दूसरे को हेल्प करेगी और उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर में सभी टीम की मॉनिटरिंग रहेगी, किसकी क्या सुझाव है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम्स को हम सुलझा सकते हैं या दूसरा सुलझाएगा, नहीं तो जो आदमी हमारे कांटेक्ट में नहीं है उनसे कांटेक्ट कैसे बनाया जाएगा, तो ये सारे फार्मूले पर हम लोग काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि इस विषय में एक तो अपना राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में, एक दूसरा फाइनेंशियल कमर्शियल कार्यालय, प्रोफेशनल कार्यालय मुंबई में, और एक जो है चूंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ तो राजधानी है और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मैं बनारस को मानता हूँ। तो आप इस तरह से जहां भी चाहें तो उत्तर प्रदेश में भी एक कार्यालय हो, तो इससे क्या है कि हम लोग बैलेंस बनाने में, एक साउथ का हो गया, एक सेंटर यहाँ का हो गया और एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का हो गया, तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वही संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग, इस फार्मूले के तहत हम अपनी योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं। और बाकी जो है इसका जो ड्राफ्ट है वो हमारे प्रोफेसर साहब और अभिषेक जी मिलके करें, मैं उसमें आंशिक रूप से फिर देखूंगा कि मैं क्या सुझाव दे सकता हूं, तो वो आप लोगों के समक्ष में पेश करूंगा बाद में। बस इतना धन्यवाद ही गोपाल जी। जी। ये जो आपने सुझाव दिए हैं वो नोट कर लिए गए हैं, और ये जो हमारा दिल्ली वाला ऑफिस है ये तो सेमी फंक्शनल है, इसको फुली फंक्शनल बनाने में अभी 1 महीना लगेगा, 1 महीने में ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। कुछ यहाँ पर लोग बैठने लगेंगे और सारा ऑफिस प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो अभी भी है वहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा उसको और व्यवस्थित करने में 1 महीना लगेगा। हमारे बीच में कमलेश त्रिपाठी जी हैं, वो भी अपनी बात रखें, और ये जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है उसी के इर्द गिर्द ही ये चर्चा है, तो विषय पर ही रहे सब लोग। कमलेश जी। आदरणीय कमलेश जी। एक चीज, मेरे पास टाइम बहुत कम है, 8:30-9 बजे सो जाता हूँ मैं। हाँ पीताम्बर जी, आप पहले बोल लीजिए। हेलो जी जी अभिषेक जी,
मैं जी मैं सफर में हूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बहरहाल आपकी बातें सुन रहा हूँ। ओके। जी जी, ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। पीताम्बर जी आप शुरू करिए। ये मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बीच में बोल दिया। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक। अब वो दुर्भाग्य की बात है कि मैं सबको बड़े कहते हैं, आप सब लोगों को बड़ी वैज्ञानिक नजरिए से देखते होंगे, लेकिन मैं अपने को आध्यात्मिक नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि हम भारतीयों का आध्यात्म ही कहते हैं एक संस्कृति है, एक सिस्टम है। और सच पूछिए कि 21वीं सदी आ गई है और पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी जो मुस्लिम्स थे वो कहते हैं हमारे पूर्वज भारतीय थे। मिडल ईस्ट जैसी देशों में भी उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है कि हमारे पूर्वज में जो देवियां पूजी जाती थी उनको हम दोबारा स्थापित करेंगे, और वहाँ पे हिंदू जैसे सिस्टम को लाने का प्रयास चल रहा है। ऐसे ही अमेरिका में जो वहाँ की कॉन्सुलेट है, वहाँ पे बिना वैदिक मंत्रों के वहाँ पे शुरुआत नहीं होती है। आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अब इसके मेरे बोलने के बाद आप इसको सर्च करिएगा। चर्चें बंद हो गई हैं, चर्चें में जो 1,000 साल पुरानी थी वो बंद हो गई। वहां पे कोई नहीं जाता है, और क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब झूठ है। हमसे ज्यादा यूरोपियन सक्रिय हैं, वो अपने पहले जो भी बोलता है उसको सर्च करते हैं कि ये सच कितना है। रीजन क्या थी कि हमारे जो प्रोडक्ट होते थे उसमें लिखा होता था इस कंटेंट में कितना विष है, कितना प्रोटीन है, कितना क्या है। हमारे अंदर नहीं है, हम लोग मूल को जानते थे। हम बाजार से चावल भी लेने जाते थे तो वो चावल का मूल समझते थे कि किस गांव का, किस जगह का है, ये इसको हमें यूज करना चाहिए। जैसे हाँ, अगर मवेशी भी लेने जाते थे, मवेशियों में हम गाय की जानवरों की प्रवृत्ति को जानना और उसके मूल को जानने में हम लोग बहुत विशेषज्ञ होते थे। आज दुनिया का विज्ञान और इस पे आ चुका है और वो स्टडी कर रहा है, और पूरी दुनिया हम भारतीयों पे नजर लगा के बैठी हुई है कि यहाँ से वो चीज डेवलप होगी जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि 16 जो भविष्य वक्ता हैं, जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक जिन्होंने जन्म लिया, जिनमें गुरु नानक देव भी थे, कबीर भी थे, उन सबने यही अपने दोहों में और अपनी चौपाइयों में, अपने सिद्धांतों में ये कहा है कि 21वीं सदी भारत की है। और हम भारत, जैसे मैंने बताया कि मेरा रूप, मैं आधुनिक विज्ञान से अपने को जोड़ के नहीं चलता हूँ, तो ये जो 21वीं सदी है हम भारतीयों की है। और इस समय पूरी दुनिया में जो परिवर्तन आ रहा है वो आएगा भी, क्योंकि सत्य कभी दबता नहीं। सत्य का प्रकाश इतना प्रबल होता है कि वो झूठ के कितना भी मायावी हो, कितना भी तांत्रिक हो, कितना भी कहते हैं पैसे और धन बल से चलता हो, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये वक्त आ चुका है, और मैं सबसे कहूंगा कि हमें वो तैयारी करनी चाहिए जिसको विश्व इंतजार कर रहा है। हमारा मूल था कि गौशाला, गुरुकुल और प्राकृतिक चिकित्सा। मैं शायद बीच में टोक रहा हूँ, आप सबको सुनाई दे रहा है, मैं अकेले ही बोल रहा हूँ? जी जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सबको सुनाई दे रहा है? जी, सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कहीं मेरा प्रयास व्यर्थ ना चला जाए। तो अश्विनी सचिन जी भी हैं। मैं इसलिए बातें बोल रहा हूँ क्योंकि वो सत्य सबसे पहले आना चाहिए, हम अपने मूल को समझें। ये ऐसा नहीं। पीताम्बर जी, सब उसी पर काम हो रहा है, वही विषय है। आपसे मैं केवल ये जानना चाहता हूँ दो चीजें, एक आपका एरिया,
किस क्षेत्र में आप अभी कार्य कर रहे हैं, किस देश के किस क्षेत्र में, किस वार्ड में, किस जिले में, किस ब्लॉक में, और क्या आपकी एक्सपर्टाइज जो है, जो भी एक्सपर्टाइज है उसमें आप किस तरह से इस व्यवस्था को बनाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। ये दो विषय पर ही सभी लोग बोल रहे हैं आज। ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम का ही वो है और इसी के तहत ये चर्चा है। बहुत सुंदर। और अभिषेक जी बिल्कुल सच कहा कि पता नहीं क्यों कि कुदरत ने मेरे को अपने परिवार से, अपने, मुझे कोई मोह माया का कोई भी मेरे अंदर विक्षोभ नहीं है, मेरे अंदर कोई असर भी नहीं करती है। हमें मूल काम करना है। और शायद दिल्ली जैसी जगह में मुझे कुछ एहसास हुआ आज से 2-3 साल पहले कि ये तुम्हारी जगह नहीं है। और किन लोगों ने कहा है मैं खुद नहीं समझ पाया कि उन महाशक्तियों ने जो इस पूरे युग में एक परिवर्तन ला रही हैं, जो जिसको राजीव भाई ने बोला था कि वो व्यवस्था जो तुम मानो या ना मानो ये होके रहेगी, आप एक्सेप्ट करो या सहयोग करो या ना करो, ये होके ही रहेगी। और बिल्कुल सच था। और मेरे अंदर एक खास तरीके का परिवर्तन आया, क्योंकि हम जब ऐषणाओं से दूर हो जाते हैं, इस मायावी दुनिया से दूर हो जाते हैं, तो हम खुद आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, महाशक्तियों से जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जगह उपयुक्त नहीं है दिल्ली। तो मैंने छोड़ करके मैं उत्तराखंड के ये टनकपुर में आ गया। ये बिल्कुल वैली ऐसी है जहाँ पे सारी वनस्पतियां हैं, प्रकृति इसको स्वयं पैदा करती है, इसको मनुष्य पैदा नहीं करता। ये वो वनस्पतियां जिसका जीवन जो अगर इसका विज्ञान हम लोग समझ पाते तो ये हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती हैं। और हमारी ये जो मायावी दुनिया में जो एलोपैथी है हम पे जी जी शासन कर रही है। ये विषय जो आपने रखा है, देखिए यहाँ पर इस विषय के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो गुरुकुल चला रहे हैं, जो आश्रम चला रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, अच्छे अच्छे समाज में काम कर रहे हैं और लोगों को से जुड़ रहे हैं, विष मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लिमिटेड समय है और समय का ध्यान रखते हुए विषय पे ही केंद्रित बात इसको रखना चाहते हैं। तो ये कनकपुर उत्तराखंड की जो बात कही वो मैंने नोट कर ली है और हम उसी पे बात करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है इस विषय पे ही अगले 1 मिनट और बात रख दीजिए, क्योंकि अन्य साथियों को भी बात रखनी है और हमें समय पे ये कार्यक्रम को विराम भी देना है। तो मेरा ये आपसे आग्रह है, थोड़ा जल्दी करिएगा। जी जी पीताम्बर जी। अगले को जी, आप अभी कुछ 1 मिनट में चाहें तो बोल सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो पूरी सृष्टि कराती है, जो सच में राजीव ने कम बोला और पूरे विश्व में ज्यादा परिवर्तन हुआ, और उनके बोलने के बाद ही पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ। वो महाशक्ति थी कि आप करो या ना करो वो तो होके ही रहेगा। वो एक व्यक्ति बोल चुका है तो वो हमारे बीच में साधारण नहीं हो सकता है। और ये बात सच है कि हमें उसकी सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा जो वो सच है। और ये आज पूरी आधुनिक दुनिया में जो एक मायावी विज्ञान ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है, हमारे जहरीला दूध दे रहा है, हमें जहरीला खान पान, किसानों को भी जहर दे करके उससे जहरीली खेती करा रहा है, उसका भी जीवन क्षीण हो रहा है और उसका परिवार खत्म हो रहा है और विकलांगता पैदा हो रही है। और हम लोगों का एक जो कल्चर है उसमें यह है कि वो स्वस्थ जीवन हो। किसान देवता हम लोग हवन में बोलते हैं। वो पूरी पृथ्वी के मानवता और जीवों का पालनहार है। सबके पेट में पेट होता है, भूख होती है, वो हमारा किसान इतना महान है। मैं आप शॉर्टकट में मैं इसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि जो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अभी समय बहुत कम है। इस वजह से मैं बार बार आपको रोक देता हूं। कारण ये है कि समय की कमी है, इस वजह से मैं आपको रोक रहा हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूं। हमारे अन्य साथी हैं जीवेश पांडे जी और
राकेश कुमार पांडे जी, और इसके अलावा जीवेश पांडे जी से मैं चाहूंगा कि वो बात रखें इस विषय पर। जीवेश जी। अब अभिषेक जी, एक छोटा सा सबमिशन, एक प्रश्न करना चाह रहा था आपसे। जी थोड़ा सा अनुमति दें प्लीज। जी जी बिल्कुल। मुझे ऐसी कुछ जानकारी हुई थी पहले जी। कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने शायद कोई ऐसी योजना सांसदों को दी थी जी कि वो एक गांव या 2 गांव अपने नाम पे लें और उसको सर्कुलर इकोनॉमी के समान डेवलप करें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। जी, मुझे नहीं लगता कि उस पे बहुत सारे सांसदों ने काम किया है। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जहाँ गांव ही नहीं है। पर अगर कोई ऐसे सांसद अपनी नजर में है जिनके यहाँ काम नहीं हुआ है और वो करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके और हम लोगों के पास अपने अपने मॉडल्स हैं, इनमें से कोई मॉडल चुन के वहाँ इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था लोग और जो ट्रेनिंग है वो हो सकती है। तो जी क्या जी ऐसा कुछ अपने को करना चाहिए अति शीघ्र जी में, जी जिसमें कुछ काम स्टार्ट हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका विचार बहुत अच्छा है, इस पे काम किया जा सकता है, और इसमें कुछ लोग साथ में भी आ जाएंगे, मजबूत लोग, अच्छे लोग। तो इस पर एक्सप्लोर करते हैं हम सब लोग मिलकर कि कुछ अगर इस पर कोई सहयोग देने को तैयार है और जुड़ने को तैयार है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। राकेश कुमार पांडे जी और जीवेश पांडे जी, आप 2 लोगों को और अपना वक्तव्य रखना है, फिर इसके बाद इसको समराइज करते हुए और अगले 15 से 15 मिनट में हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। राकेश कुमार पांडे जी। राकेश कुमार पांडे जी लगता है आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। जीवेश पांडे जी। जीवेश पांडे जी। सर नमस्कार, मैं आपकी आवाज सुन रहा था। जी 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 राकेश बस जी। सेकंड में जरा माहौल से बाहर जाऊं मैं एक्चुअली जी और आपके समय परिवार में रहना पड़ता है। जी आवाज आपकी पूरा सबमिशंस मैंने आप सभी का सुना। मैं आजमगढ़ क्षेत्र में काम कर रहा हूं और जी हमारे यहाँ टोटल 22 ब्लॉक है। जी जैसा आप लोगों ने समग्र विकास की बात की है, तो 2021 से हमने जागरूकता फैलाई है और अभी तक जागरूकता फैला रहे हैं। तो जहाँ पे जागरूकता के बाद 1-2 बैठक होती है, जहाँ पे हम लोग मंथन करते हैं, बातों को समझते हैं। उनमें से जो लोग सामने आते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है आजमगढ़ क्षेत्र, अगर आप लोग जैसा दिशा देंगे तो इस क्षेत्र में मैं कार्य करूंगा। और जी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब बता रहे थे कि आदर्श ग्राम के लिए, तो जी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक सेवापुरी ब्लॉक है, हाँ सेवापुरी ब्लॉक में मैं और इस वक्त जो गाँव आयोग के अध्यक्ष हैं श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, जो किसान सदस्य हैं श्री चौधरी जी, श्री कृष्ण चौधरी जी के साथ लोक भारती एक संगठन है जो आरएसएस की एक आनुवंशिक पर्यावरण और प्राकृतिक कृषि पे कार्य करती है। जी जी तो 2021 में हमने सेवापुरी में पहले चरण में जागरूकता की थी। सेवापुरी के लगभग 125 गांव में हमने जी पूरा इस कार्य को किया था और वहां पे हमने 150 से ज्यादा किसान तैयार किए थे और कई समूह को तैयार किया था। ओवर ए पीरियड, क्योंकि मैं नजदीक था तो इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी फॉलोअप्स करने के लिए। तो जी मैं लगभग हर महीने समीक्षा करने और उनके प्रॉब्लम्स को सुनने जाता था और जी उन्हीं के साथ बैठ के मंत्रणा करता था। उस मंत्रणा में हमें जो समस्या गंभीर लगती थी और जिसकी प्राथमिकता वो लोग चुनते थे, उस पे सरकार के साथ और वहाँ के अधिकारियों के साथ और वहाँ के जो माननीय सांसद वगैरह थे, उन लोगों के साथ मिलकर उसको समाधान करने की कोशिश करते थे। जी आज 2025 में जब मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे 2 प्राकृतिक तेल की फैक्ट्री हैं। जो दीदियाँ हमारे साथ काम में थी, उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में जॉब मिल गया है और जिन किसानों को हमने तैयार किया था, सभी तो नहीं लेकिन करीब 10 या 15 किसान ऐसे हैं जो समृद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं।
तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि जी जी ये कार्य हमने 2021 में शुरू किया था, लेकिन जिस जिस दृष्टि से किया गया था कि हम गांव में इस तरीके के कर पाएंगे, तो जो हमारी सफलता दर रही वो 0.02% रही। जी तो हाँ, तो अभी ये 4 साल में ये है, तो उसी दिशा में ही, क्योंकि वो उस कार्य करने के बाद ही मुझे और दिशा मिली थी, तो उसी को ही हम आजमगढ़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जी। आगे आप लोग जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा हम इस क्षेत्र में करेंगे। ये मार्गदर्शन का मामला नहीं है, ये सहयोग का मामला है। मार्गदर्शन तो हम क्या देंगे, वो मार्गदर्शन तो ईश्वर देता है, लेकिन हम सब लोग मिलके सहयोग कर सकते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, वो करेंगे मैं बिल्कुल। अक्षय जी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इसमें फिर से संशोधन के लिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, समझदार हैं और कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप लोग मेरे से आदरणीय हैं। लेकिन मैं जब मार्गदर्शन बोलता हूँ तो क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। मैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और पेड़ पौधों से लेकर सूक्ष्म जीवों तक कार्य करता हूँ। तो अभी जैसे आप लोगों से चर्चा कर रहा था, 2-3 चीजें मेरे दिमाग में हिट कर गई। तो वही मार्गदर्शन ही होता है सर, कि हम हर चीज नहीं सोच सकते हैं, लेकिन राकेश जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। आपने बोला 0.2 पर सक्सेस रेट। माफी चाहूंगा, मैं आवाज मिस कर गया। कोई भाई साहब प्रश्न पूछ रहे। आपने कहा कि 0.2% या 0.02% सक्सेस रेट रहा। जी जी जी। इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब ये तो ऐसा हो गया, या तो प्रोजेक्ट इस तरीके का नहीं था जो पैसा जनरेट कर रहा हूँ, या हाँ, इसमें आपने बिल्कुल सही बात कही। मानव स्वभाव, मानव व्यवहार, ये 2 चीजें जो है सफलता की दर में बहुत कम है। जी जी। ये एक मानव स्वभाव है जो हर व्यक्ति जो जहाँ पे बैठा है, जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं और जमीन पे उतारने की बात करते हैं, तो हम जब जमीन पे काम करने आते हैं तो प्रोजेक्ट लेके तो हम उतरते तो हैं, 1-2 दिन जोश में रहते हैं, तीसरे दिन हम वही जो हमारा रूटीन है, जो हम सीख कर आए हैं, मानव स्वभाव हमारा सामने आ जाता है। मतलब ये मेरा अध्ययन है, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने सेवापुरी के सारा डेटा इकट्ठा किया। जी जी, मैं इस बात और से सहमत हूँ। और यही जो है, ये कोऑपरेटिव का एक नारा भी है जो किसी एक बहुत बड़े संगठन ने दिया हुआ है, जहाँ संस्कार वहीं साकार। तो एक जो मानव स्वभाव अगर सहयोग से काम करने का है तो चीजें आसान हो जाती हैं। और अगर वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं या व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं तो फिर दिक्कतें रहती हैं, और वो दिक्कतें एक बड़े प्रोजेक्ट और अच्छे प्रोजेक्ट को भी फेल कर सकती हैं। होता है ये, सहमत हूँ मैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पे रखना चाहूंगा। बाकी यही था। आजमगढ़ ब्लॉक आपने जी ब्लॉक जी, मांगा। मैंने नोट कर लिया है, नोट कर लिया, मैंने नोट कर धन्यवाद। लिया। तो ठीक है, अभी हम लोगों का एक टूर प्रोग्राम भी बन रहा है। वो टूर प्रोग्राम हम लोग शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। और एक एक्सपर्ट की टीम होगी कुछ लोगों की, और वो लोग घूमेंगी अलग अलग क्षेत्रों में। तो जैसे जैसे हमारी मतलब टीमें बनती जाएंगी, स्थानीय टीमें, ब्लॉक स्तर की टीमें बनती जाएंगी, तो ये टूर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ब्लॉक वार और जिला वार और प्रदेशवार और क्षेत्रवार। क्षेत्र का मतलब एरिया वाइज, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ रखा है, मतलब कोऑपरेटिव के किस एरिया पे आप काम कर रहे हैं, तो उन पे काम चालू हो जाएगा और रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि और भी लोग जुड़ेंगे और चीजें मजबूत होंगी और विचारों का आदान प्रदान और अन्य तरीके का सहयोग चालू हो जाएगा। हमारे कुछ और साथी बचे हैं। संकेत जैन जी जुड़े हुए हैं। संकेत जैन जी, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे? लेकिन आप बिल्कुल आखिरी में जुड़े हैं, तो शायद विषय आप समझ पाएंगे या नहीं। आप अपना परिचय दें संकेत जैन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी 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 मेरा नाम संकेत जैन है जी। जी मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और जी मैं एक फार्मर और एक किसान के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। जी। और हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल औद्योगिक केमिकल खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें जी समस्या आ रही है कि हमारे पास बीज अब उपलब्ध नहीं है।
दूसरा, राज्य सरकार ने यहाँ पे जो अपना गवर्नमेंट ऑर्डर है वो, उसमें बाहर से बीज आयात करने का प्रोविजन रखा है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल है। जी तो हम यही प्रार्थना है कि आप सबके माध्यम से राज्य सरकार को समझाएं कि जो हमारे लोकल इंडिजिनियस सीड हैं, उन्हीं से हम यहाँ पे पारंपरिक तरीके से खेती करें, और जो हमारे बीज हैं उसको हम इस्तेमाल में लें और उसी से हम रेशा का उपयोग करें, और जो उसमें पत्तियां हैं उसको औषधीय प्रयोग हेतु उपयोग में लाएं। जी जी तो यही हमारा में जी, अब तो जो है संकेत जी उद्देश्य जो है। है ये बीज बचाओ वाले विषय पे लगे हैं, जी जैविक खेती में इंटरेस्टेड है। ये विश्व विद्या परिषद में हमारे साथ मेंबर हैं, जी। और जीवेश पांडे जी भी विश्व विद्या परिषद में हमारे साथ मेंबर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो संकेत जी के साथ और वहाँ पे जो हमारे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में साथी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ के कुछ बहुत बढ़िया किया जा सकता है। और हाँ जी। अन्य जगहों से भी साथी जोड़े जा सकते हैं। एक दो और संगठन है जो बीज बीज बचाओ अभियान में काम करते हैं। मैं कभी उनसे मिला था, मैं नंबर चेक करता हूँ, और अगर आपसे वो नहीं जुड़े हैं या तो मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। जी, हाँ जी, बहुत संकेत बहुत जी अपना धन्यवाद नंबर जी। चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा ताकि हाँ, मैं डालता हूँ ये नंबर अपना चैट बॉक्स जी में। जी। जीवेश जी आप भी डाल दीजिए चैट बॉक्स में नंबर अपना। जीवेश जी आप भी नंबर डाल दीजिएगा, उससे कुछ साथियों को आपसे जुड़ने में आसानी हो जाएगी। अंत में मैं श्री जी से आग्रह करूंगा कि श्री जी आए और आखिरी में वक्तव्य रखें जो अभी तक का हमारा ब्लॉग डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये हुआ, क्योंकि कल का जो मीटिंग था वो हमारे विषय चेंज हो गया था आखिरी समय में। तो आज ब्लॉग डेवलपमेंट पे ही चर्चा हुई है, इस पर आप अपना विचार रखें, और जो आपका क्षेत्र है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र को लेके जो आपने प्लान बनाया है, एसएसवाई जो काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें अगले 5-7 मिनट में। तो ये मेरा आपसे आग्रह है। श्री राय जी। सबसे पहले तो संकेत जैन जी से बोलना चाहता हूँ। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में विजय जड़धारी एंड ग्रुप है, श्री जी उनसे कांटेक्ट होगा आपका। आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है सर, विजय जरदारी जी श्री जी आप सुन पा रहे हैं? से बात हुई थी सर। जी जी हाँ। श्री जी हम लोगों का जो तौर जी तरीका है काम करने का, जी पहले हम किसी भी गांव में जाते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुळशी तालुका पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कातरखड़क गांव है। हम लोग गांव वालों से मिलते हैं और हमारी तरफ से कोई एजेंडा नहीं होता है, सिर्फ होता है कि मिलना उनसे और उनका समझना कि उनकी क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए वो अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि हेल्थ के लिए सब लोग कंसर्न है गांव में, बच्चों की शिक्षा के लिए कंसर्न है गांव में, बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं तो रोजगार के लिए समस्या है। तो ये सब मिलके एक गांव में मूल हेल्थ, बच्चों का एजुकेशन, रोजगार, और साथ साथ गांव में है तो खेती कर रहे हैं तो खेती रिम्यूनरेटिव नहीं है, बारिश पे सिर्फ आधारित है जहां जहां भी। तो कभी प्रोडक्शन हुआ कभी नहीं हुआ, हुआ तो मार्केट नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। तो ये सब चैलेंजेस लेके हर एक समग्र सॉल्यूशन हम लोगों के पास एसएसवाई प्रोग्राम कुछ ऐसा है तो उनके अंदर से ही जागृति देना और अपने आप वो खड़े होना शुरू कर देते हैं अपने पैर पे, और करीब करीब हर चीज का मतलब प्रैक्टिकल। ये तो अभी एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी आप लोग विजिट करें तो यहाँ पे हम लोगों का गुरुकुल है, आश्रम है, और हम लोगों का प्रोग्राम लगातार चलते रहता है, तो आप देख के भी थोड़ा अनुभव कर सकते हैं कि क्या क्या होता है। जी हेल्थ A1 रखने का, एजुकेशन A1 रखने का, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मुझे चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट या जो कुछ भी काम करना है खेती से लेके, उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ जब भी आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, और ऐसा प्रयास महाराष्ट्र में बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे गांवों में हो रहा है अलग अलग किस्म से। तो कहीं महाराष्ट्र सरकार से भी हम लोगों ने जमीन लेके 100-150 एकड़ वहां भी खेती की हुई है। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, जो शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा,
कि किसान तबका बहुत नेग्लेक्टेड रहा है हिंदुस्तान में, और रिम्यूनरेटिव खेती नहीं होने से कोई भी किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता है। तो जिसके पास जमीन है वो खुद खेती नहीं करना चाहता है। मजदूर है वो साल भर उसकी गारंटेड नहीं है खेती में कि उसको एक अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत लो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो बाहर में चला जाता है। तो खेत वीरान पड़ रहे हैं। अगर किसी के पास हिम्मत है कि हम किसी तरह मशीन लेके या टेक्नोलॉजी डेवलप करके और कुछ भी कर सकें, तो बहुत सारे खेत हर जगह अवेलेबल हैं। जिस गांव में अभी हूं मैं, पहाड़ी जैसा है, मुश्किल से 25% खेत बच गए हैं जो लोग गांव वालों के हाथ में है। 75% बाहर के लोग खरीद चुके हैं, छोटे छोटे फार्म हाउस बना चुके हैं और कुछ भी नहीं करते हैं खेती के नाम पर, बस ऐसे फार्म हाउस पड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये 25% भी 0% की तरफ चलता जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी धरती के लिए और खास करके हिंदुस्तान के लिए, कि किसान ही नहीं रहेंगे तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो, जो कुछ भी करेंगे वो एंड रिजल्ट 0 पे पहुंच जाएगा। तो इसमें जरा हम लोगों को बैठ के ध्यान देना है कि कैसे किसानों को जिंदा रखा जाए। थैंक यू। बहुत बहुत बड़ा विषय आपने रख दिया है। ये एक सभी की चिंता है, और देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये बात निकल के आई है कि किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता, मजदूर गांव में आसानी से उपलब्ध नहीं है, और बड़े स्तर पर खेती की जमीन पर पूंजीपति उनको खरीदते जा रहे हैं, और कई क्षेत्रों में शहरीकरण के चलते खेती की जमीन पर वो होता जा रहा है। तो ये विषय है, ये विषय हमारे भारत और पृथ्वी के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। इन सभी पर काम करने के लिए ही ये एक प्रयास है, और हम लोग मिलकर करेंगे तो कुछ कुछ चीजें बेहतर होंगी। और एक होलिस्टिक प्रोग्राम, जैसे आप बात कर रहे हैं, वैसे एक होलिस्टिक प्रोग्राम, एक राष्ट्रव्यापी होलिस्टिक प्रोग्राम के तौर पर इसको लेकर चलने का प्रयास है, जिससे कि जन जागरूकता समय रहते आ जाए, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें और हमारे अकर्मण्यता और निष्क्रियता को कोसे मत। ये एक प्रयास है। तो आप सभी के सहयोग से और एक सभी के सम्मिलित प्रयास से ये संभव हो पाएगा। और इसी अ, वक्तव्य के साथ मैं आज के जो आज का जो चर्चा है उसको विराम देना चाहूंगा। अभिषेक जी जी, जी जी। तो जाते जाते जो श्री भाई ने जो बात उठाई है वो बहुत ही अति गंभीर है। और यहाँ जी। पे मैं जितना मान रहा हूँ, जितने हम्म भी 10-12 साथी उपस्थित हैं या रहे, सभी हम्म बड़े गंभीर व्यक्ति हैं। मुझे तो काफी आनंद आया आपके सबकी जो बात की गहराई को समझ के। तो ये जी। तो मैं मान रहा हूँ कि आप मेरा कहीं सहयोग चाहिए तो ठीक है, पर इन सबको जो भी हमारे साथी हैं, इनको एक ग्रुप में या तो अलग से या एग्जिस्टिंग ग्रुप में हम जोड़ लेंगे। तो ये बात है जो कि एक छोटी सी बात है, जिससे कि इस विषय पे कार्य चर्चा बढ़ती रहे। नंबर 2 ये है कि गोपाल भाई ने जो करीब 17-18 लोगों की जो लिस्ट गिनाई बताई, वो सभी हम्म, सिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि लगभग सभी से इंटरेक्शन विभिन्न समूहों पे पिछले कई वर्षों में हुआ है। तो उनकी भी एक अलग लिस्ट पे थोड़ा सा चिंतन करें, और आवश्यकता हो तो इस मीटिंग के पश्चात या फिर कल, जैसे भी सभी लोग आपकी। अपना नंबर डाल देंगे। ये सभी से अनुरोध है, क्योंकि ये बात हमारे प्रदीप जी भी कहते हैं, और अन्य साथी भी कहते हैं, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मैं कई सारी चीज़ों में एक साथ काम कर रहा हूँ, तो ये कई बार संभव नहीं हो पाता। मैंने आचार्य जी से अनुरोध किया है कि इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, चैट ट्रांसक्रिप्ट, और वो निकाल के रख लें, और उस पे हम लोग डेटाबेस और उसको ग्रुप से ऐड कर लेंगे। 7 दिन या 15 दिन में 1-2 बार उसको अपडेट कर दिया जाया करेगा। असली रिकॉर्डिंग क्योंकि अपने पास है और सारा कुछ है, तो वो होता रहेगा। बाकी और ग्रुप का लिंक भी एक शेयर किया जाता है, तो उसको ग्रुप को लिंक को क्लिक करके आप सीधे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और भाई धीरे धीरे और सुधार करने का प्रयास किया जाता रहेगा, तो चीजें और बेहतर होती रहेंगी। भाई जी, मैं थोड़ा आपसे कुछ अनुरोध करना चाह रहा हूँ। जी आवाज आ रही हो तो? जी जी। अभी क्या है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सत्यता क्या है, उसका क्या है, अभी में बैठ करके देखिए। हम एक इंस्टीट्यूट जब तक नहीं तैयार करेंगे,
देखिए हमें ना बहुत बड़ी ग्लोबल एक शक्तियों से लड़ना है जिन्होंने जी हम पे शासन किया है अब तक। जी उन्होंने हमारी कृषि को विषैला बना दिया, हमारे घर घर जहर पहुंचा दिया, हमारी पवित्र नदियां विषैली कर दी। अब उस सिंडिकेट से हमें लड़ना है। अगर हम इंडिविजुअल रूप से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे इसके विशेषज्ञ हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी एक एक ऐसा पहले मॉड्यूल बने जिसको सारे फॉलो करें, पूरे पूरे भारत के अंदर वो सिस्टम चले। जैसे मैंने आपसे शायद बोला देखिए, प्रयास वही है, कि आप जो बात बोल रहे हैं वही पे काम चल रहा है, उसी का ये प्रयास है। हाँ आपका जो भी लगता है कि आप ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या इस चीज पे नेतृत्व देना चाहते हैं, तो आप उसको उसका नेतृत्व करिए। ये सभी के लिए स्वतंत्रता है कि वो आए और अपने हिसाब से जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। अपने कैपेबिलिटी, अपने टाइम के हिसाब से आप बोलिए कि ये काम शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ सभी से, तो आप उस पर लीड करिए, नेतृत्व लीजिए। यही नेतृत्वशाला है, यही लीडरशिप लैब है। सभी लोग अपना नेतृत्व लें। अभी इतने सारे चीजें हैं जिन पर काम करना है, और सभी काम तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत सारे। तो अभी ऑफिस जैसे ही हमारा फंक्शनल होगा, ऑफिस तो बन गया है लेकिन फंक्शनल अभी प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो जैसे ही फंक्शनल होगा तो चीजों में आपको गति और दिखाई देगी और चीजें बेहतर होंगी। नहीं, अभिषेक जी होता क्या है कि अभी क्या है कि हम बिखरे हुए हैं, ठीक है। अभी जो उसमें जो एक्सपर्ट हैं, जैसे अरे वो सारी चीज हो रही है पीताम्बर जी, सारी चीज हो रही है। उसके लिए हम सेपरेट बात कर लेंगे अभी। एक मिनट बहुत अभिषेक जरूरी अभिषेक जी जी सबमिशन हो एक मिनट अभिषेक जी सबमिशन हो जी एक स्वदेशी स्वदेशी संस्थान प्लीज। वो इस पे काफी काम कर रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन बोल रहा है बीच में। एक सेकंड में अपनी बात दो तीन सेकंड में जी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना हमारे जो ऋषियों ने रिसर्च किए हैं ना, वो पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। अभी उसके एक्सपर्ट कौन है, वो आचार्य कौन है जो हमें गुरुकुल में भी शिक्षा देंगे, हमारे किसान को भी शिक्षा देंगे, अभी इस पे डिपेंड करता है। अभी सारी दिक्कत यही आ रही है कि हम एथेंटिक नहीं है, हमारा एक मोरल सिस्टम नहीं है। हम जब वो मोरल सिस्टम को एक अथेंटिक बना देंगे, जिसको प्रमाणित कहा जाएगा, जिसमें हमारे जो शास्त्रों के विशेषज्ञ होंगे वो प्रमाण करके वो बताएंगे कि ये दिस इज द ट्रूथ। अभी जो हम क्यों बोलते हैं कि हम हमारी जो संस्कृति के हिसाब से हम अंग्रेजों से लड़ते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे ग्रंथ, हमारे वो अंग्रेज ने कह रखा है वो सही है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको प्रमाणित करें। तो उसके एक्सपर्ट जब तक हमारे पास नहीं होंगे, अब एक व्यक्ति बोल रहा है हम ये कर रहे हैं, आपने उसको ग्रेट मान लिया, नहीं। वो उसके जब आचार आप पीताम्बर जी आप बात समझिए। अभी ये एक संगठन निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे लोग और जुड़ने वाले हैं। ऑथेंटिक अगर आपकी नजर में है तो आप उनको निकाल के लाइए और साथ ही साथ उनके साथ मिलके काम किया जाए। ये जो है ये संगठन निर्माण के लिए यहाँ पर चर्चा है। कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में काम कर रहा है और कौन व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह से अपने साथ में लेकर इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने में सहयोग उसका लिया जा सकता है, उस पर चर्चा है। जो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे ये स्वतः संगठन और स्वतः ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। सभी लोगों का ये जिम्मेदारी है। और इसमें जो है कोई भी हिरार्की नहीं है, कोई भी वो नहीं है। ये सभी के लिए स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से चीजों को चला सकते हैं, अपने संगठनों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सीमा है वो ये है कि वो प्रकृति आधारित होना चाहिए, हमारी संस्कृति आधारित होना चाहिए, और हमारे भारत की जो मूलभूत भावना है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। ये फंडामेंटल चीजें हैं। अब इन्हीं पर जो भी आपके नजर में है या दूसरों की नजर में है, उन सारे लोगों को लेकर फिर
ये उनके ही आपसी समूह बनाकर ये तय वो खुद कर लेंगे कि कौन क्या करेगा। हमारे को जिस विषय में हमें पता नहीं है तो उस विषय में हम क्या बोल सकते हैं कि कौन गुरुकुल के लिए अच्छा हो सकता है और कौन बुरा हो सकता है। लेकिन गुरुकुल के विषय में अगर 20 काम करने वाले हैं या 30 काम करने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, और जब वो एक जगह बैठेंगे तो वो खुद तय कर लेंगे कि कौन क्या करेगा। नहीं, हमें खुद करना पड़ेगा भाई साहब। नहीं नहीं, अभी अभी वो स्तर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा पितामह जी। और समय जो है, समय अभी काफी ज्यादा हो चुका है। अगर हम हटे रहे तो ये चीज इकट्ठा नहीं हो सकती। ये हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन सबका समय होता है, उचित समय पे सब चीज हो जाएगी। आप जिस दिन हमारे पास 50 लोग हो जाएंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल के लिए काम कर रहे होंगे, तो वो एक अलग से स्वायत्त एक संस्थान के तौर पे अपने को स्थापित करके उसको बेहतर करने के लिए काम करने लगेंगे। करेक्ट, एक सिस्टम पहले हम बना ले बस। तो सिस्टम ऑलरेडी उसी दिशा में काम हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक है, पहले अपने क्षेत्र को चिन्हित करके कि यहाँ पे कौन कौन लोगों से हम जुड़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या हमारे कमिटमेंट है, वो बेसिक 1 बाय 1 चलना है। वो हम ऊपर नीचे अगर ऐसे करेंगे तो हम ऊपर नीचे ही कर पाएंगे। एक एक सीढ़ी हमें आगे बढ़नी, एक एक सीढ़ी, ये प्रयास है। अभिषेक जी 30 सेकंड के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। मेरा छोटा सा एक निवेदन था। स्वदेशी शोध संस्थान इस पे काफी काम कर रहा है, उनके पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनकी लोग सुनते भी हैं जी। उनका शायद मथुरा में या वृंदावन में कहीं उनका एक संस्थान की व्यवस्था है, दिल्ली में भी शायद, और साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर, जिनके यहाँ ग्राम उत्थान के कार्यक्रम जैसे आईआईटी दिल्ली में चल रहे हैं और जगह चल रहे हैं, तो उनके हॉस्टल्स भी हैं। उनसे मदद ली जा सकती है कि भाई हम इंफ्रा अपना कैसे कम करके उसको इस तरह के संस्थानों के साथ हम बांट लें। तो वहां अगर बैठना उठना शुरू हो जाएगा, आईआईटी में बैठना उठना शुरू हो जाएगा, तो दिमाग खुलने लगता है, चीजें चलने लगती हैं। स्वदेशी शोध संस्थान में अगर 5 लोग अपने जाके बैठ गए 10 दिन 15 दिन, तो काफी कुछ समझ में आ जाता है। जी बिल्कुल। इस तरह की जो इंफ्रा है, इंफ्रा की हम कोशिश करें, जैसे महर्षि महेश योगी के हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारे हैं, उनको भी लिस्टिंग करें अभिषेक जी अगर संभव हो। बिल्कुल ये होगा, क्यों नहीं होगा। ये देखिए क्या है कि जिस विषय पे मुझे पता नहीं है, मैं उस विषय पे ज्यादा अच्छा बता भी नहीं सकता, ना ही मैं उसको सही से वो कर पाऊंगा। मेरा एक विषय है, एक क्षेत्र है मेरा छोटा सा, जो कि है पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और मेरा एक ब्लॉग है जिसे मैंने नाम दिया कि ये ब्लॉग का नाम है। इसके इतर जो है जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो केवल और केवल इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी चीजें थोड़ी अव्यवस्थित हैं। जैसे जैसे व्यवस्था बनती जाएगी तो सभी लोग अपने अपने जिम्मेदारियों को लेकर उसको काम करेंगे। और साथ ही साथ ये जो विषय विशेषज्ञ हैं, जैसे कि गुरुकुल के विशेषज्ञ हो गए, शिक्षा विशेषज्ञ हो गए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो गए, तो ये इसके जो कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे, उसमें उनको बुलाएंगे और वहाँ चर्चा करके जो भी निर्णय होंगे उनका सम्मान करते हुए उन पर काम किया जाएगा। यहाँ संस्थान के विजिट करने की बात है और ये है तो बिल्कुल, और क्या, उसमें जो भी उस विषय से संबंधित लोग हैं वो वहाँ जाएंगे, या उनको पता होगा, या उनको अगर नहीं पता है तो वो जाएंगे और उसको देखेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों पर एक साथ काम संभव नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेशन है। और उन लिमिटेशन को और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। हम वैसा चाहते तो हम कि ये भी है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है। तो जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें बात करनी है, उस पर काम करना है, तभी सफलता मिलेगी। तो अभी जो हमारा 76 ब्लॉक है, इसको हमारा जो अगले 6 महीने का प्रयास है कि अगले 6 महीने में हम 10 से 15% रीच करें, और 15% रीच करने के साथ ही साथ
वहाँ पर चीज़ें शुरू हो जाएं, तो ये अगर हमने अचीव कर लिया तो एक बहुत बड़ा एक वो होगा। और अभी उसी पे काम किया जा रहा है, एक दिन में 3-4 ब्लॉक से लोगों के जुड़ने का, और वहाँ पे कुछ लोगों को चिन्हित करके और उनके साथ बातचीत करके और कुछ अच्छा संगठन बनाने का प्रयास है। वो उस पे चल रहा है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिसको जिम्मेदारी उचित लगती है वो ले सकता है, उसको उसको लग जाए। और जो भी, अब जैसे आपने स्वदेशी शोध संस्थान की बात की या बाकी और विषय बताए जो जिस पे काम किया जा सकता है, आपने जीवेश जी और बाकी लोगों को बोला, पीताम्बर जी ने राय दिया। मैं चाहूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आपके समक्ष कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे मॉडल हैं, तो उनको उनको सॉल्यूशन के तौर पर लेकर आएं और उनको लोगों के सामने प्रेजेंट करें। लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो दिन पर दिन हार्ड होती जा रही है। अब सारे रिटर्न में ही डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, और रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही पढ़ने के बाद और फिर सारी चीज़ों करने के बाद फिर उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसको इस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा के और बेहतर किया जा सकता है। एक सिस्टम बनाना है जो हमें मिल के बनाना है, बस ये मोटी सी बात है, एक सिस्टम तैयार करना। ये जो कह रहे हैं हमारे सचिन जी जो कह रहे हैं और जो पीताम्बर जी ने कहा है, उसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में मैं सहयोग करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है, आप पीताम्बर जी और सचिन जी से वो संपर्क में रहिए और उसको एक स्वरूप दीजिए ना। चर्चा को, डिस्कशन को एक्शन, और एक्शन को रिजल्ट में लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। डिस्कशन जो हो रहा है यहाँ पर, उसको एक्शन, और एक्शन को रिजल्ट में लाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, और तभी सक्सेस मिलेगी। यही रूल है। बहुत अच्छे आप विचार सभी ने व्यक्त किए समय हैं। दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो नंबर है, ये नोट कर लिए जाएंगे, इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के सभी को शेयर कर दी जाएगी। प्रदीप जी, आप नंबर मेरे से मांगते हैं, बहुत सारे नंबर मेरे पास नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी चैट ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो भी 10-15 दिन में निकलती है, उससे वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन ग्रुप में वो आज नहीं तो 7 दिन बाद, 7 दिन नहीं तो 15 दिन में ऐड ही हो जाएंगे, और वहां से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। 10 बज चुका है, और हमारा प्रयास यही रहता है रोज की ये चर्चा जो है 9:45 तक खत्म हो जाए। और कल फिर मिलते हैं 8:15 एक नए विषय के साथ, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट और ब्लॉक एडॉप्शन से ही रिलेटेड है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।